हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। आ जाइए फ्रेंड्स, बज रहे हैं रात के 7। इस समय बज रहे हैं रात के 7। रात हो गई कि नहीं हो गई है? हम यहाँ पर मिल रहे हैं और हिंदी लेकर आए हुए हैं, जिसमें आपको जो चैप्टर दूसरा आपका था वो मैंने आपको तीसरा चैप्टर था, सॉरी तीसरा मैंने स्टार्ट किया था। चैप्टर से मतलब नहीं है कि चैप्टर चाहे जो भी हो, बस आपको ध्यान रखना है कि टॉपिक आपके सिलेबस से मैच होना चाहिए। और आपके सिलेबस में ये टॉपिक दिया गया है वाक्य के प्रकार, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य दिया गया है। अच्छा टॉपिक है, आपको हर सेमेस्टर में देखने को प्रश्न इसके मिलते हैं। टेट में मिलता है, सुपर टेट में मिलता है, सी टेट में मिलता है, हर जगह आएगा, हर जगह काम आएगा। एकदम कॉमन सा सब्जेक्ट है। सामान्य विषय में हिंदी आता है, जो कि हम पढ़ते आ रहे हैं और सभी हमें टारगेट एग्जाम में देना है, तो हम अभी से हर एक चीज़ को समझते हुए चलते हैं। इस समय आप जुड़े हैं शालिनी क्लास के साथ। मैं हूँ शालिनी, यहाँ पर हम स्वागत कर रहे हैं आपका। मैं अगर कोई पहली बार आया है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए, और चिड़िया की आवाज़ आ रही है तो उससे परेशान मत होइएगा, ठीक है। ये मेरे घर के पीछे जो है एक बड़ा सा पेड़ है, तो अब वहाँ पर पक्षी बैठ के ची ची कर रहा है, ठीक है। कोई नहीं, आवाज़ है, बोल लो, उसकी भी सुन लो, क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए आगे फिर बढ़ते हैं। लाइक सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें, टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, लिंक से कनेक्ट रहिए, ताकि पीडीएफ का जो लिंक है वो भी, बच्चे कंप्लेन कर रहे हैं मैम लिंक नहीं मिल रहा है, लिंक नहीं मिल रहा है, तो वहाँ पर कांटेक्ट करिए। लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन करके मिलेगा। नाम शालिनी क्लासेस वहाँ पर भी है, सर्च कर सकते हैं, आपको कोई क्लास मिस नहीं होगी, नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। यहाँ पर क्या चीज़ें हैं? सबसे सिंपल और साधारण प्रश्न जो मैंने आपको बताना है, सबको दिखना है, वो हमने थोड़ा सा इनके बारे में चर्चा की थी सेकेंड सेमेस्टर में, लेकिन थर्ड में फिर रिपीट कर रहे हैं। आइए देखते हैं, क्लास स्टार्ट होने चल रही है। पूरा एंड तक देखिएगा, कैसी रही क्लास ज़रूर बताइएगा। सभी बच्चे एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ हमें यहाँ पर हर एक चीज़ को समझते हुए चलना है। सो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन द क्लास। आज का जो टॉपिक है, कल मैंने क्रिया से संबंधित बातों को, क्रिया के जो प्रकार थे उससे संबंधित बातों डिस्कस किया था फुल डिटेल में। आज मैं आपको वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के जो भेद है, परिभाषाएं हैं, उदाहरण है, उनके संबंधित सारी जानकारी को यहाँ पर आपसे साझा करूंगी। चलिए आते हैं। पीडीएफ आपको क्लियर दिख रहा होगा, अपनी क्वालिटी इंक्रीज कर लीजिए, वैसे मेरी नोट्स तो बेस्ट रहती है ऑलवेज। चलिए, शब्दों का वह सार्थक समूह, शब्दों का वह सार्थक समूह समूह जिससे एक विचार की स्पष्ट एवं पूर्ण अभिव्यक्ति होती है, उसे वाक्य कहते हैं। एक सिंपल सा प्रश्न, 1 नंबर का, 2 नंबर का बनेगा कि वाक्य किसे कहते हैं। आप वाक्य से क्या समझते हैं, वाक्य को अपने शब्दों में बताइए, अपना अभिप्राय प्रकट करिए। तो आप मुझे भी बताएंगे, एग्जामिनर को भी बताएंगे, लिखेंगे भी अपनी कॉपी में कि शब्दों का वह सार्थक समूह, सार्थक का मतलब है जिसका कोई उचित अर्थ हो, जिसके का कोई भावार्थ हो, जिसका कोई मान हो, जिसका कोई भाव हो। शब्दों का ही वह सार्थक समूह जिससे एक विचार की स्पष्ट, कोई एक विचार उस वाक्य में लिखा है, वो विचार स्पष्ट हो रहा है, अथवा पूर्ण अभिव्यक्ति हो रही है, पूरी बात आपको क्लियर हो रही है, उसको हम वाक्य कहते हैं। शब्दों का वह सार्थक समूह जिससे एक विचार की स्पष्ट और पूर्ण अभिव्यक्ति होती है, उसे हम वाक्य कहते हैं। भाषा व व्याकरण का सबसे बड़ा अंग वाक्य होता है। अगर हम बात करते हैं वाक्य क्या होता है, तो भाषा और व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा जो अंग है वो हमारा वाक्य होता है, ठीक है। तो ये आपकी वाक्य की परिभाषा हो गई, जो आप सिंपल से साधारण शब्दों में लिख सकते हैं। भाव अथवा भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी इकाई जो होती है वो वाक्य होता है। अगर हम भाव की बात करते हैं, भावार्थ की बात करते हैं, तो वो सबसे बड़ी और सबसे छोटी जो इकाई होती है वो हमारी जो है भावार्थ होती है, वाक्य होती है। क्योंकि भाव और भावार्थ के आधार पर भाषा का सिर्फ एक ही अंग होता है जो कि वाक्य होता है। तो ये इतनी एक भूमिका थी जो मैंने आपसे बताई। आपको सिर्फ इतनी परिभाषा इसमें से याद रखनी है कि शब्दों का वह सार्थक समूह जिससे एक विचार की स्पष्ट पूर्ण अभिव्यक्ति होती है, या शब्दों का वह सार्थक समूह जिसका कोई अर्थ निकलता है, उसको हम वाक्य कहते हैं, ठीक है। सिंपल, सस्ती, बेस्ट, टिकाऊ। आगे चलिए। वाक्य के अव्यय यानी कि कितने, 2 मेन पर कंपोनेंट अंग हिस्सा कह सकते हैं, वो एक उद्देश्य और एक विधेय। उद्देश्य क्या होता है, विधेय क्या होता है, मैंने कई बार ही बताया, लेकिन आज फिर बताऊंगी ताकि हम रिवीजन करते हुए चलें। आइए बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उद्देश्य की। उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य की परिभाषा बताइए, उद्देश्य किसे कहते हैं। ये आपके 4th सेमेस्टर में फिर आपको देखने को मिलेगा, आप ये बात देखिएगा, ठीक है। आपके सिलेबस में सारी चीज़ें मेंशन करके क्लियरली दी गई हैं।
किसी वाक्य में जिस व्यक्ति या वस्तु के संबंध में कहा जाता है, किसी वाक्य में जिस व्यक्ति के बारे में या जिस वस्तु के संबंध में कहा जा रहा है, या कह सकते हैं कि उस व्यक्ति या वस्तु को दर्शाने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है वो उद्देश्य कहते हैं। किसी वाक्य में कर्ता जो होता है वो उद्देश्य होता है, क्योंकि जिसके विषय में कहा जा रहा है, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वो वस्तु हो, जिसके इर्द गिर्द चर्चा हो रही, जिससे संबंधित बातें हो रही हैं उस कथन में, वही उद्देश्य होता है। तो किसी वाक्य में जिस व्यक्ति की बात हो रही, जैसे यहाँ पर सीता नाम की एक लड़की है, तो सीता जाती, सीता खाती, सीता सुंदर, सीता नाचती, सीता ये, सीता वो, सीता सीता सीता। तो सीता से इर्द गिर्द जितनी भी बातें हो रही हैं, वस्तु के संबंध जितनी भी बातें कही जा रही हैं, और कर्ता कौन है, यहाँ पर सीता ही है, तो ये क्या है, ये उद्देश्य है। जो कर्ता होता है वही उद्देश्य होता है। उदाहरण के तौर पर बताना चाहती हूँ, राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, रवि दौड़ रहा है। तीसरा उदाहरण है, आत्मा अमर है। तो आप क्या लिखेंगे कि उपरोक्त तो तीनों वाक्यों में राम ने, रवि और आत्मा ये उद्देश्य है, क्योंकि वाक्य में इनके विषय में कुछ ना कुछ कहा जा रहा है। आत्मा के बारे में चर्चा हो रही है, रवि दौड़ रहा है, रवि व्यक्तिगत के बारे में हो रही है, राम ने रावण को मारा, राम से संबंधित बातें हो रही हैं। तो ये तीनों यहाँ पर उद्देश्य हैं, क्योंकि इस वाक्य में इन्हीं संबंधित बात हो रही है और ये तीनों यहाँ पर कर्ता की भूमिका को निभा रहे हैं। आगे बढ़े, चलिए। विधेय किसे कहते हैं? उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे दर्शाने वाले शब्दों को विधेय कहते हैं। जैसे जो उद्देश्य होता है उसके विषय में जो बातें हो रही हैं, दर्शाने वाले जो शब्द होते हैं उनको हम विधेय कहते हैं। यानी कि जब एक सेंटेंस, कोई वाक्य लिखा हुआ है, तो वाक्य में आपने कर्ता को छांट लिया कि ये कर्ता है, तो फिर जब फ्रेंड्स आपने कर्ता को छांट लिया है तो शेष जितनी चीज़ें बचती हैं वो सभी विधेय में आती हैं अल्टीमेटली। अब विधेय के उदाहरण चलिए दिखाते हैं। तो राम ने रावण को मारा, ठीक, रवि दौड़ रहा है, अमर, आत्मा अमर है। तो यहाँ पे आपको ये इतना आपका हिस्सा जो था वो क्या था, कर्ता का था। शेष आपका जितना हिस्सा है ये सब आपका विधेय है, ठीक है, क्योंकि जिसके विषय में, कर्ता के विषय में जो बात कही जा रही है वो विधेय होता है। तो कर्ता के विषय का जितना हिस्सा है वो सारा का सारा विधेय के अंतर्गत आता है। यहाँ तक आई होप यहाँ तक समझ पाए होंगे कि वाक्य क्या होता है। वाक्य की एक परिभाषा मैंने आपसे बताई, फिर मैंने उद्देश्य की परिभाषा आपसे बताई और विधेय का उदाहरण और विधेय की परिभाषा बताई। क्लास पसंद आ रही है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। सभी फ्रेंड्स फटाफट क्लास को लाइक करें। चलें, डू इट फास्ट एवरीवन, ईच एंड एवरीवन। चलें आगे, यहाँ तक क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाक्य के तीन भेद, वो तो अंग थे, हिस्सा था, ये अब भेद हैं। अब वाक्य के तीन मेजर कैटेगरी है। अब इन मेजर कैटेगरी में भी सब डिवीजन हुआ है, मतलब कि तीन बड़ी बड़ी कैटेगरियां हैं, इनके बेस पे भी इनके अंदर बहुत सारे भेद हैं, उनके बारे में हमको जानना है। तो वो मैं आपको एक एक करके यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करूँगी। तो ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बात आ रही है तो पहला जो मेजर कैटेगरी, बड़ा एक डिवीज़न है, वो है संरचना के आधार पर वाक्य के भेद। किसके बेस पे? संरचना या रचना दोनों एक आपको मिल सकता है, कोई अलग नहीं है। तो इसके लिए आप परेशान मत होइएगा कि बुक में कुछ लिखा है, मैम कुछ बता रहे, सीरीज में कुछ, इससे कन्फ्यूज़न होती है, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड्स कुछ चीज़ों के, जैसे आपके दो नाम हैं, ठीक है, दो नाम है, आपके भी दो नाम, सबके दो नाम है, मेरे भी दो नाम है, मतलब बताऊंगी नहीं, लेकिन आप लोग मेरा नाम पूछोगे, बताऊंगी नहीं, ठीक है, बाद में कभी बताऊंगी। आपके दो नाम है तो वैसे आप इस संरचना, रचना, सारी चीज़ें एक ही जैसी हैं, तो इसलिए मत कन्फ्यूज हो करिए कि मैम वहाँ पे कुछ लिखा था, यहाँ पे तो कुछ है, ठीक। संरचना के आधार पर वाक्य के भेद कितने हैं वो बताऊंगी। दूसरा मेजर कैटेगरी जो बांटा गया है वो क्रिया के आधार पर वाक्य को बांटा गया है। और तीसरा जो बांटा है वो अर्थ के, संरचना क्रिया अर्थ, संरचना क्रिया अर्थ, संरचना क्रिया अर्थ। अपने फिंगर टिप्स पे ऐसे कुछ ये याद किया करिए, पहला संरचना, दूसरा क्रिया, तीसरा अर्थ, इन्हीं के बेस पे इनको डिवाइड किया। अब मैं सबसे पहले जो चर्चा करूंगी वो संरचना के आधार पर करूंगी। आइए आगे बढ़ते हैं, चल रहे हैं फ्रेंड्स, आइए देखते हैं क्या दिख रहा है आपको स्क्रीन पर। क्लियर है कि संरचना के आधार पर वाक्यों को तीन कैटेगरी में बांटा गया। देयर आर 3 टाइप ऑफ डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ संरचना, ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएटिविटी। यही देखिए, इंग्लिश में पढ़ाना मज़ा आता है ना, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है, बैड लक, दिक्कत होती है हिंदी में, आदत नहीं है ना, इसलिए। चलो आ जाओ। संरचना के आधार पर वाक्य भेद में क्या कहोगे, तो तीन भेद है। कितने हैं? तीन। कौन कौन से? साधारण वाक्य पहला, दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा मिश्रित वाक्य, तीन है ये। अब ये तीन क्या है, इनके तीन के क्या उदाहरण है, वो मैं आपको एक एक बारी करके बताने वाली हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, अपनी ट्रेन को लेकर आइए।
सबसे पहले बात करेंगे साधारण वाक्य। साधारण का मतलब नॉर्मल, सामान्य, एकदम सिंपल। आइए देखते हैं, आपसे प्रश्न बनेगा कि साधारण वाक्य किसे कहते हैं, साधारण वाक्य से आप क्या समझते हैं, साधारण वाक्य क्या होता है, ये सारी बातें आपसे पूछ लेगा। तो आप बताएंगे साधारण वाक्य में एक ही उद्देश्य। साधारण वाक्य ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें एक ही उद्देश्य, ही का मतलब बहुत अच्छा है, पता है? चलो, ही, भी, ये निपात होता है। क्या होता है? ये निपात होता है, निपात। ये टेट में, सुपर टेट में, सी टेट में पूछने आएगा। ऐसे 4 सेंटेंस आपको दे देगा, ए बी सी करके, बोलेगा कि कौन से वाक्य में निपात है। तो निपात को फाइंड करना होगा। ये एक, ही, भी, ये सब क्या है? ये निपात होते हैं। अब जैसे यहाँ पर इसका मतलब क्या है, जैसे लिखा है एक ही। एक ही का मतलब है कि एक ही होगा, एक से ज्यादा नहीं होगा। इसीलिए एक ही मतलब जानते हैं, निपात मतलब निश्चित, निश्चित कर दे कि ये मेरा ही घर है, ये शालिनी का ही घर है। ध्यान रखना, ये नूर का ही घर है, ये नूर ने लाया है, ये सूफिया की डिग्री है। तो ये ध्यान रखना आप लोग बहुत ही क्लियर तरीके से कि साधारण वाक्य में एक ही, जो ये एक ही अभी लिखा हो, इसका मतलब वो चीज़ें निश्चित हो जाती हैं। तो साधारण वाक्य किसे कहते हैं? साधारण वाक्य में एक ही उद्देश्य एवं एक ही विधेय होता है। इसीलिए इसको पढ़ने से पहले उद्देश्य क्या होता है, विधेय क्या होता है, वो मैंने आपको बताया ताकि आप पहचान पाओ और गलती ना करो। समझ में आई बात? क्लियर सभी को? तो क्या लिखा है मैंने यहाँ पर कि साधारण वाक्य में एक ही उद्देश्य एवं एक ही विधेय हो, उसे हम साधारण वाक्य कहते हैं। वो साधारण वाक्य किसे कहते हैं? तो आप कहेंगे मैम, ऐसा वाक्य जिसमें एक उद्देश्य हो, जिसमें एक ही उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो, वो साधारण वाक्य होता है। यदि किसी वाक्य में एक से अधिक कर्ता हो और उनकी क्रिया भी समान हो तो उस वाक्य को साधारण वाक्य या सरल वाक्य भी माना जाता है, माना जाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इसके साथ एक कंडीशन है। अभी इतनी परिभाषा जो है ना, इसको छोड़ दो। ये तो परिभाषा हो गई जो आप मुझे बताओगे, कॉपी में लिख के आओ, एग्जामिनर को बताओगे। उसके बाद जो लाइन लिखी वो पकड़ो। लिखा है यदि किसी वाक्य में, सपोज कर लीजिए, यदि किसी वाक्य में एक से अधिक कर्ता हो। कर्ता क्या है? एक से, यानी कि राम और सीता दो कर्ता हो वहां पर, ठीक। लेकिन 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 क्या उनकी क्रिया भी समान हो, कि जो काम राम कर रहा होगा वही सेम काम सीता भी कर रही होगी। जब अगर उनकी क्रिया नहीं समान होगी तो वो नहीं काउंट किए जाएंगे। गिने तभी साधारण वाक्य में जाएंगे वो, जब दो कर्ता तो हों चलेगा, लेकिन उनकी जो क्रिया है, यानी कि जो उनका उद्देश्य है, वो एक होना चाहिए। तभी वो साधारण वाक्य कहलाएंगे। या तो सरल वाक्य, चाहे साधारण लिखा हो चाहे सरल वाक्य लिखा हो, दोनों सेम है। आई होप मेरी आप इतनी बात मैंने बहुत जोर देकर एक एक शब्दों को बताया कि गलती आप ना करो, ताकि आप पहचान पाओ कि साधारण वाक्य क्या होता है, सरल वाक्य क्या होता है और मिश्रित वाक्य क्या होता है। ये आपको वाक्य वाले प्रश्न टेट में, सुपर टेट, सी टेट में हर जगह पूछे जाएंगे, बारी बारी बहुत बार आएगा। याद करोगे दिन वो। अब फ्रेंड्स पक्का अगर दिल से है तो देख लेना, आप जिस दिन अगर पढ़ोगे, अगर क्या पढ़ना तो है ही है, उस दिन आप मुझे याद करोगे कि ये बात मैंने आपको बहुत क्लियर बताई थी। ठीक है। और बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत बढ़िया लाजवाब सब्जेक्ट है। मुझे इतनी दिक्कत ग्रामर में होती थी कुछ कहने, लेकिन एक बार मैंने कुछ चीज़ों को पढ़ा है। ठीक है, बहुत सारे मैंने भी टीचरों से पढ़ा है, ऐसा नहीं कि मुझे सब कुछ आती हैं। मैंने अभी पढ़ा है, ठीक है, कोचिंग नहीं किया बट मैंने पढ़ा है। कोचिंग पर्टिकुलर नहीं किया, लेकिन कुछ चुनिंदा टीचर मेरे पास ऐसे हैं जो मुझे ऐसी बारीकियाँ बता दी हैं इन सब चीज़ों को कि मैं पकड़ के बैठी हूँ और फिर मैं वही याद रखती हूँ, कभी नहीं भूलती। और फिर मैं उनके सिवा मैं किसी और टीचर से पढ़ती नहीं, क्योंकि फिर मेरे दिमाग में फितूर भर जाता है। कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा, कोई अपने तरीके से समझाएगा, कोई अपने तरीके से समझाएगा। ठीक है, समझे आगे? चले, चलो आ जाओ। उम्मीद है समझ पाएंगे। आइए मैं उदाहरण दिखाती हूँ, समझ जाएंगे। पहला उदाहरण, रवि पुस्तक पढ़ता है। यहाँ पर अगर मैं पूछूं बताइए कर्ता क्या है, उद्देश्य क्या है, कर्ता क्या है, चाहे कर्ता पूछूं, चाहे उद्देश्य पूछूं, चाहे क्रिया पूछूं या विधेय पूछूं, एक ही चीज़ें हैं। तो यहाँ पर कर्ता क्या है? पहले वाक्य में कर्ता क्या है बताइए सभी लोग। तो यहाँ पर आपको पता है कि आप सभी कहेंगे मैम रवि है। फिर मैं पूछूंगी क्रिया क्या है, तो आप कहेंगे क्रिया है पढ़ता है। मैं पूछूंगी कितना करता, तो आप कहेंगे एक। क्रिया कितनी है? एक। क्या करता है? तो क्या का उत्तर भी निकल रहा है कि पुस्तक पढ़ता है।
तो क्रिया कैसी है, सकर्मक क्रिया भी है। कर्ता कौन है, रवि। क्रिया क्या हो रही है, पढ़ता है। तो एक सिंपल सा वाक्य, साधारण वाक्य है कि नहीं, हाँ बिल्कुल है। किस शर्त पर है, शर्त मैम यही है कि एक ही उद्देश्य है और एक ही विधेय है। हाँ बिल्कुल, एक ही कर्ता है और एक ही क्रिया हो रही है, तो हो गया साधारण वाक्य। जिसको साधारण वाक्य कहिए चाहे सरल वाक्य कहिए, दोनों एक ही बातें होंगी। दूसरा है, रमेश एवं सुरेश भोजन करते हैं। अब ये वाला जो उदाहरण आ गया, ये जो कंडीशन थी दूसरी वाली, उसके बेस पे आया। कैसे, अब मैं पूछूंगी बताइए कि इसमें इसमें कर्ता कितना है, इसमें कर्ता कितना है, तो आप कहेंगे मैम 2। मैं पूछूंगी कौन सा, फिर आप कहेंगे मैम एक कर्ता सुरेश हो गया, एक कर्ता रमेश हो गया। ठीक, अब मैं ये कहूंगी, अच्छा बताओ, मैंने तो बोला था कि अभी आप जानते हो कि साधारण वाक्य में एक ही कर्ता होना चाहिए, एक ही कर्ता होना चाहिए, 2 कर्ता कैसे आ गया। तब आप क्या कहेंगे, मैम ये कंडीशन है कि 2 कर्ता भी हो सकता है लेकिन क्रिया एक होगी। रमेश भी खाना खा रहा है, सुरेश भी खाना खा रहा है, तो कर्ता भले 2 है लेकिन दोनों के जो उद्देश्य हैं, जो दोनों काम कर रहे हैं, वो एक कर रहे हैं, सेम कर रहे हैं, समान काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये साधारण वाक्य की कैटेगरी में आएगा। समझ गए। तीसरा, मेहनत करने वाला विद्यार्थी ही सफल होता है। मेहनत करने वाला विद्यार्थी सफल होता है। विद्यार्थियों तो लिखा नहीं, विद्यार्थी की बात लिखी हुई है, तो विद्यार्थी करता हो गया। ठीक है, और सब मेहनत करने वाला ही सफल होता है, तो मेहनत करना, काम करना क्रिया है, एक ही उद्देश्य, एक ही करता, एक ही उद्देश्य, यानी कि सरल वाक्य हो गया। आगे बढ़े। उदाहरण, जब कभी किसी टॉपिक के उदाहरण नहीं याद होते हैं और हमको वो टॉपिक का जो डिफिनीशन है वो अगर क्लियर है, तो उदाहरण हम बना लेते हैं। बना लेते हैं कि नहीं बना लेते हैं, बना लेते हैं ना। चलो आओ, चौथा देखो, घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है। घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है। अब आप देखिए, जैसे ऐसे कुछ वाक्य आते हैं, आप सोचते हैं कि मैम इसमें तो करता है नहीं। मेरे पास एक बच्चा एक पिछले सेमेस्टर में पूछा था, मैम अब वो इसमें करता ढूंढ रहा था। ठीक, अब बताइए मैं इसमें कर्ता और उद्देश्य विधेय कैसे बताऊं। देखिए, जैसे आप क्रिया देखो कि क्रिया क्या हो रही है, घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है, तो घूमना क्या है, एक क्रिया है, एक ही क्रिया आपको दिख रही है। ठीक, अब बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें कर्ता नहीं दिया रहता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि वो वाक्य नहीं है। अब इसमें ये जो वाक्य लिखा है, इसका एक सार्थक अर्थ निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, हाँ निकल रहा है, क्योंकि घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है, अच्छा है। आप 40 दिन, 50 दिन, 2 साल, 3 साल और ज़्यादा जिएंगे। ठीक है, नहीं 40 दिन नहीं और जिएंगे वो निकल गया मुँह से। मतलब भाई कोई मरने वाला है तो अगर ध्यान रख रहा है तो उसके बाद 2 साल, 3 साल, 4 साल उम्र बढ़ जाएगी ना, स्वस्थ रहोगे, स्वस्थ रहोगे तो देखो फ्रेंड्स, अगर किसी वाक्य में ऐसे रमेश, सीता, गीता, रीता नहीं नाम दिया, तो ये ज़रूरी नहीं कि वो साधारण वाक्य नहीं है। कभी कभी नहीं दिया रहता, जानते हैं क्यों, रीजन क्या है कि लिखा है कि घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है, तो घूमना एक क्रिया हो गई और स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है, ये हमारे हितकर की बात है। तो फ्रेंड्स, ये घूमेगा कौन, या तो आप घूमेंगे या तो मैं घूमेंगी। अब जानवर के लिए घूमना लाभप्रद है, ये बात कहीं लिखी है क्या, नहीं ना। पक्षियों के लिए घूमना लाभप्रद है, ये बात कहीं लिखी है क्या, नहीं ना। उनके स्वास्थ्य का लाभप्रद से क्या मतलब, वो घूमने कहीं कम्युनिटी गार्डन जाते हैं, वहाँ पे घूमने जाते हैं, टूरिस्ट स्पॉट्स पे जाते हैं, नहीं, वहाँ तो मैं और आप जाते हैं ना। तो यानी कि कर्ता इसमें दिया नहीं गया है, लेकिन कर्ता ही तो जाएगा, कोई लड़का, कोई लड़की, आदमी, मनुष्य ही तो जाएगा कि कोई और जाएगा। तो कुछ ऐसे साधारण वाक्य होते हैं जिनमें जो है कर्ता नहीं दिया रहता है, लेकिन तब भी वो साधारण होता है क्योंकि उसमें एक ही क्रिया दी गई है और जो कि साधारण शब्दों के साथ समझ में आ रही है। और इसमें भी आपको समझ में आ रही है, लिखा है कि घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है। क्लियर, आज आप ये उदाहरण समझ गए होंगे, अब आपको पहचानने में दिक्कतें नहीं होंगी, उम्मीद तो यही है। सीता खाना बना रही है, तो बहुत अच्छी बात है, इसमें कर्ता क्या है, तो सीता। मैं पूछूंगी कर्ता क्या है, तो आप कहेंगे मैम सीता ही है, सीता उद्देश्य भी कहलाएगी, सीता कर्ता भी कहलाएगी। अच्छा, मैं पूछूंगी विधेय क्या है, तो आप कहेंगे मैम खाना बना रही है, यही विधेय है। क्रिया क्या है, खाना बना रही है, तो क्रिया कर रही है, एक कर्ता है, एक ही उद्देश्य है, तो ये साधारण वाक्य हो गया। ऐसे आप जब पढ़ेंगे इस तरीके से कम मैं 5 लेकर आई, आप 5-10 और उदाहरण पढ़ो, छोटी बच्चों की किताबों में देखो, अपनी किताबों में देखो, तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आप कभी गलती नहीं करेंगे। आपको ऐसा टेट में उदाहरण आएगा, जैसे 4 ऑप्शन दे देगा, चारों में बोलेगा कि सरल वाक्य को छांटो, साधारण वाक्य को छांटो। सुपर टेट में, सी टेट का पेपर जो बच्चे देख कर आए होंगे वो खुद ही देख लिए होंगे कि क्या चीज़ें यहाँ पर आपको बताई जा रही हैं। चलें आगे, चलें फ्रेंड्स, एनर्जी बहुत लगती है मेरी, जानते हैं क्यों लगाती हूँ, ये सोचती हूँ कि
शालिनी नाम से एक लड़की है, ठीक है, जो देश इसी इंडिया में ही है, यूपी भर में ही हूँ, ठीक है, तभी आप मुझे जान पाओगे। इस समय 30,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो जो भी बच्चे क्लास सुन रहे होंगे, बड़े हैं, भैया भी मेरे यहाँ पर बहुत सारे, दीदी भी हैं, बहुत सारी मुझसे बड़ी हैं, बहुत लोग बहुत बड़े हैं, ठीक है, मैं बहुत छोटी भी हूँ, नहीं ऐसा नहीं है कि कोई बहुत, लेकिन ये है कि मैं शायद उनको अगर एक बात बता पा रही हूँ, मेरे द्वारा जान पा रहे हैं, तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी कि आप वो चीज़ सोचोगे कि हाँ आपने उन चीज़ों से वहाँ से पढ़ा। मैं भी जिसको पढ़ती, मैं बोला है ना कि मैं भी जिस टीचर से पढ़ी हुई है, जो जो चीज़ें देखी हैं समझी है, मैं उनको बहुत सराहनीय धन्यवाद देती हूँ कि मुझे ऐसे कॉन्सेप्ट को बता दिया है जो मेरे लिए क्लियर है। ठीक है, चलिए आगे। मज़ा आया, पढ़ के अच्छा लगा, तो ये आपका हो गया। अब आइए कुछ और इनसे संबंधित बातें हैं जिन पर चर्चा कर लेते हैं, तो आपको सारी चीज़ें, एक पॉइंट है यहाँ पर देखिए, यदि किसी वाक्य में एक कर्ता हो और उसकी क्रिया एक से अधिक हो तो समस्त क्रियाओं को एक ही विधेय माना जाता है। अर्थात एक कर्ता की एक से अधिक क्रियाएं होने पर वाक्य साधारण होगा। अभी इसमें एक पॉइंट और भी दिखा, क्योंकि देखो क्या बोल रहा है कि कोई एक वाक्य अगर दिया गया है, ठीक है, और एक ही कर्ता हो, कर्ता एक ही है लेकिन उसकी क्रियाएं जो हैं एक से ज़्यादा हो रही हैं, ठीक है, तो ऐसे वाक्य के लिए फिर वो एक ही मानी जाएगी, वो समस्त क्रिया एक में काउंट होगी। जैसे राम है तो राम नहाकर पूजा करता है, तो नहाना एक क्रिया हो गई और पूजा करना दूसरी क्रिया हो गई, ठीक है, जो कि मैंने आपको पूर्वकालिक क्रिया में कल पढ़ाया था। लेकिन यहाँ पर एक नोट के तौर पर ये पॉइंट भी ये भी बोला जा रहा है कि यदि सॉरी, कह रहा है कि यदि किसी वाक्य में एक कर्ता हो, ठीक है, कोई एक वाक्य दिया गया है, उसमें राम की बात हो, राम 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 एक ही करता है, ठीक है, राम सिर्फ राम है, लेकिन राम दो क्रिया कर रहा है, एक से अधिक क्रिया कर रहा है, राम नहाकर पूजा करता है, तो पहले राम नहाया तो, लेकिन उसकी जो समस्त क्रियाएं हैं वो एक ही मानी जाएंगी, वो टोटल एक ही विधेय माना जाएगा, और इसी वजह से जब एक करता और उसकी वो दो क्रियाएं एक ही मानी जाएंगी, क्योंकि वो एक ही व्यक्ति के द्वारा हो रही हैं, इसीलिए वो साधारण वाक्य कैटेगरी में आएगा और साधारण वाक्य ही काउंट किया जाएगा, साधारण वाक्य ही माना जाएगा। क्लियर? तो ये एक छोटा सा पॉइंट था जो मैंने डिस्कस किया आपके साथ। फ्रेंड्स, आज ये आपकी देख सकते हैं 22 मिनट की क्लास हो चुकी है। मैं आज इतना ही कंटिन्यू करती हूँ संयुक्त वाक्य के बारे में और मिश्रित वाक्य के बारे में, जो कि मैं आपको इससे कल डिस्कस करूँगी। ये चैप्टर अभी काफ़ी बड़ा बनेगा, इस पर कम से कम 3 वीडियो बनेंगे ताकि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। आप अपने सिलेबस से मैच करते रहिएगा, ठीक है। एक बच्चे का कमेंट आया था कि मैम रस और अलंकार भी 3rd सेमेस्टर में है, तो फ्रेंड्स रस और अलंकार इस सेमेस्टर में नहीं है, 4th सेमेस्टर में आपके रस और अलंकार की बातें हैं। अगर होगा तो आप लोग भी एक बार देख के मुझे बता दीजिएगा। सूफिया, ठीक है, नूर, मैं ध्यान से आप लोग को बोल रही हूँ, आप लोग, ठीक है, इन सब चीज़ों में रिस्पॉन्सिबल बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, दोनों लोग बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि आप लोग एक बार देख लीजिएगा क्या रस और अलंकार भी आपके सिलेबस में 3rd सेमेस्टर में दिया गया है, मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा, चाहे यहाँ पर चाहे राज सर को, कोई दिक्कत नहीं, हम दोनों जगह में कॉन्टैक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल नहीं दिया गया है जहाँ तक मुझे ध्यान है, लेकिन एक बार देख लीजिएगा। तो ये आज की मैं क्लास यहीं पर कंटिन्यू ओवर करती हूँ। मैं मिलती हूँ आपको 8 बजे फिर। ध्यान रखिएगा 7 बजे वाली क्लास मैंने आपको 22 से 23 मिनट की क्लास ली, पढ़ाया, वाक्य के संबंधित प्रकार तक पहुँची, हर एक चीज़ को बताई। इसके आगे वाला कल कंटिन्यू कर देंगे। अब मैं आपको 8 बजे फिर मिलूँगी, ठीक है, 8 बजे मैं मिलूँगी, नई क्लास के साथ मिलूँगी, नया टॉपिक आपको समझाऊँगी, बताऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद। कोई दिक्कत हुई तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, हम बताएँगे। बाय बाय, टेक केयर।